प्रकृति में पाए जाने वाले उपयोगी कार्बनिक यौगिकों में एक प्रमुख वर्ग कार्बोहाइड्रेट का भी। प्रकृति में यह हरे रंग के पेड़ पौधों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपलब्ध जल की क्रिया से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन भी मुक्त होती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। CO2 के X मॉलिक्यूल, H2O के Y मॉलिक्यूल ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट CxH2O प्लस XH2O बना देते हैं। यह हमारे भोजन का एक आवश्यक भाग है। पाचन क्रिया में इस प्रकाश संश्लेषण के विपरीत क्रिया होती है और इनका ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं। यानी कि जो सनलाइट में अवशोषित एनर्जी थी वो जीव कोशिकाओं में मुक्त होकर जीव के विभिन्न उपयोगी कार्यों में कराने के लिए काम आती है। प्रारंभ में जितने भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त यौगिक हुए थे उन सभी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों का अनुपात 2:1 पाया गया था। यह अनुपात जल और हाइड्रेट के जैसा है, यानी कि इनका नाम दिया गया कार्बन के हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट। इनका सामान्य सूत्र CxH2O दिया गया। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, इन सभी का अणुसूत्र होता है C6H12O6 और इनके सामान्य सूत्र के रूप में लिखा कार्बोहाइड्रेट के तो C6H2O6 के अनुसार लिखा जा सकता है। इसी तरह से सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि अणुसूत्र हैं C12H22O11। इनको भी कार्बोहाइड्रेट के जनरल सूत्र C12H2O11 के अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक भी ज्ञात हैं जिनके सूत्र कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूले के अनुसार हैं, लेकिन फिर भी उनमें गुण आपके कार्बोहाइड्रेट जैसे नहीं हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO को हम इनके जनरल सूत्र CH2O के रूप में लिख सकते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH का हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल सूत्र C2H2O का होल ट्वाइस के रूप में लिख सकते हैं। बाद में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त हुए जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में नहीं था, यानी उनका जनरल फार्मूला भी कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले से नहीं मिलता था। जैसे रेमनोज C6H12O5, 2-deoxyribose C5H10O4। अब ये जो कार्बन के हाइड्राइड के रूप में परिभाषा दी गई थी वो इतनी तर्कसंगत वैज्ञानिकों को उपयुक्त नहीं लगी। बाद में इन कार्बोहाइड्रेट की इनमें उपस्थित क्रियात्मक समूहों के आधार पर नई परिभाषा दी गई। पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड या कीटोन समूह वाले ऐसे यौगिक जिनमें जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक प्राप्त हों या ये खुद ही एल्डिहाइड कीटोन समूह वाले पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हों, वो आपके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज में एक कार्बोनिल एल्डिहाइड समूह होता है और इसमें 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, यानी ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोनिल है। फ्रक्टोज में 4 OH ग्रुप होते हैं और उसके साथ एक कीटोन समूह होता है, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। सुक्रोज में ये एल्डिहाइड कीटोन समूह नहीं है, लेकिन इसके जल अपघटन पर
ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में इनकी परिभाषा क्रियात्मक समूह के आधार पर है। नामकरण, जैसे हम जनरल कार्बोहाइड्रेट के नाम लें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज, तो एक जनरल सा हिंट हमें मालूम पड़ रहा है, इनके नाम के अंत में ओस लगा रहता है। यही नोमेनक्लेचर में भी माना गया। जो हमारे कार्बन परमाणु की संख्या है 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और अंत में बाद में लगा देते हैं ओस। तो इस तरह से इनका नामकरण किया गया। अब इनमें कार्बोनिल समूह हैं 2 तरह के, एल्डिहाइड और कीटोन। यदि एल्डिहाइड समूह है तो आगे लिख देंगे एल्डो, और कीटोन समूह है तो आगे लिख देंगे कीटो। जैसे ग्लूकोज आपके 6 कार्बन का एल्डिहाइड समूह युक्त यौगिक है, तो इसका नामकरण हो जाएगा एल्डो हेक्सोस। कीटोन 6 कार्बन वाला कीटोन समूह वाला कंपाउंड है, तो इसका हो जाएगा कीटो हेक्सोस। अब इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। वर्गीकरण आपके कई तरह से किया गया है। तो इसमें फर्स्ट टाइप का है भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक गुणों के वर्गीकरण के आधार पर ये कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं। एक तो अपने दिमाग में रखें हम शर्करा कैसी होती है? पानी में विलय होती है, स्वाद में मीठी होती है, क्रिस्टलीय होती है। यही सारी बातें आपके शर्कराओं में शामिल है। शर्कराएँ यह क्रिस्टलीय, जल में विलय, स्वाद में मीठी ठोस पदार्थ हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। नंबर दूसरा अशर्कराएँ, नॉन शुगर्स, शर्कराओं के उल्टे गुण मतलब ये शर्कराएँ क्रिस्टलीय हैं तो ये अक्रिस्टलीय ठोस, शर्कराएँ जल में विलय हैं तो ये जल में अल्प विलय या अविलय, शर्कराएँ स्वाद में मीठी हैं तो ये स्वादहीन होती हैं। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है। अब दूसरी तरह का वर्गीकरण रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसके आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। जैसे फर्स्ट होती है आपके रिड्यूसिंग, अपचायक शर्कराएँ। ऐसी शर्कराएँ जो कि टॉलिन अभिकर्मक, फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन कर दें तो वो अपचायक शर्कराएँ कहलाती हैं। जितने भी सभी मोनोसेक्राइड हैं वो आपके अपचायक शर्कराओं में शामिल हैं। नंबर दूसरा अनअपचायक शर्कराएँ यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये फेलिंग विलयन, टॉलिन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन नहीं करती। ये आपके अनअपचायक शर्कराएँ, ये बहुत रेयर हैं, बहुत कम हैं। डाइसैकराइड में केवल सुक्रोज ऐसा है जो कि अनअपचायक शर्करा है। तीसरी तरीका वर्गीकरण है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करने पर हमें मोनोसेक्राइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इन इकाइयों की संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। पहली तरह का मोनोसेक्राइड या सरल शर्कराएँ, ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक हैं जिनके जल अपघटन पे कोई भी जल अपघटन नहीं हो पाता, यानी कि ये सरलतम शर्कराएँ हैं। अब इनमें यदि 3 कार्बन परमाणु हैं तो ट्राइओस, 4 हैं तो टेट्रोस। इस तरह से ये